मैम लोग हर वीक जो है फेस क्लीनअप कराते हैं। पार्टिकल्स होते हैं स्क्रब के या और चीज़ों के, वो स्किन को डैमेज करते हैं। फिलर और बोटॉक्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? जो ओवर फिल्ड लगते हैं, लाइक बहुत ही बल्कि सा अजीब सा दिख रहा है, समझ आ रहा है कि आर्टिफिशियल है। जैसे मेरे बाबा हैं, उनके अभी तक बाल यहाँ यहाँ पे, हम मेरे अभी से गिर गए, ऐसा क्या है? कि अभी आजकल सिर्फ मेल नहीं, इवन फीमेल को भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मेल में तो मेल पैटर्न बाल्डनेस थी ही। जी, ये एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा है क्योंकि उनको टेंशन ज़्यादा रहती है। बिल्कुल हो सकता है। एक्ने और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, ये हर किसी को होती है कि सिर्फ किसी लिया था या कोई भी XYZ प्रोडक्ट यूज किया था और उसके बाद मेरे एक्ने। नेचुरल में तो नेचुरल कुछ है ही नहीं ना। आप बताओ ना, अगर लोग हल्दी भी लगाते हैं सपोज फेस पे, तो वो हल्दी भी कहाँ नेचुरल है। तो मैम जैसा कि हमने देखा है कई क्लिनिक्स में और कई डॉक्टर्स के यहाँ जब जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका क्या रहता है ना कि अपनी ब्रांडेड पिल्स होती हैं। तो डू यू थिंक कि उनमें कुछ मैजिकल पोर्शन होता है कि वो अपनी ब्रांडिंग करके ज़्यादा कॉस्ट पे ही बेचते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल्स तो वही सिमिलर हैं। जैसे कोलेजन या ग्लूटाथियोन की हम बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स तो सब सिमिलर हैं, बट ऑब्वियसली डॉक्टर ने इतना इन्वेस्ट किया है अपनी चीज़ों के लिए, टाइम मनी एंड एवरीथिंग, तो उनका बनता है कि वो अपनी ब्रांडिंग करके उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो उसमें आई डोंट थिंक कि कोई गलत बात है, दैट्स फेयर इनफ। और मॉलिक्यूल्स वही हैं सिमिलर, कुछ ऐसा नहीं है कि एडिशनल कुछ हो सकता है। हाँ, कोई अपना स्पेसिफिक कुछ बनवा रहा है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर जगह पे है, ऐसा नहीं है। आजकल मेल्स में मैम जो है हर दूसरे तीसरे इंसान को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, बाल गिर जा रहे हैं। तो क्या मेन प्रॉब्लम रहती है इसके पीछे? क्या डाइजेशन की वजह से ऐसा होता है, गट हेल्थ की वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है? मेजर इश्यूज क्या है कि जिसकी वजह से ये हर तीसरे चौथे इंसान को प्रॉब्लम हो रही कि है? अभी आजकल सिर्फ मेल नहीं, इवन फीमेल को भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मेल में तो मेल पैटर्न बाल्डनेस थी ही, जो कि हार्मोन्स की वजह से थी और ओवरऑल लाइफस्टाइल की वजह से थी। बट अभी आज के टाइम में सारा ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, जैसे आप स्मोकिंग भी कर रहे हो, लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेस भी है, ओवरऑल आप अपना डाइजेशन तो कैसे मेंटेन होगा अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स ही मेंटेन नहीं है। तो सारी चीज़ें एक कंबाइंड इफेक्ट दे रही हैं, हार्मोनल, डाइट, डाइजेशन, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, एक्वायर्ड हैबिट्स, सारी चीज़ों का एक कंबाइंड इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा दिख रही है सब में। तो ये मेनली लेथार्जिक लाइफस्टाइल से भी अफेक्ट होती हैं चीज़ें? मेनली तो नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट कि लेथार्जिक लाइफस्टाइल जिसको बोल रहे हैं हम, जैसे उसमें आता है कि ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, या जो स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, या और भी बहुत सारे सब्सटेंस का जो आजकल इनटेक बढ़ गया है, उनको इंक्लूड करेंगे इसमें। उन सब की वजह ये एक पॉइंट है, बट मेनली ये नहीं है। चीज़ें तो जेनेटिक्स भी है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका कंबाइंड इफेक्ट इतना है इस टाइम पे, क्योंकि एक चीज़ को भी हम सही नहीं कर पा रहे ना। अगर आपके जेनेटिक इफेक्ट है तो एटलीस्ट आप अपना लाइफस्टाइल बेटर कर सकते थे, डाइजेशन और अपनी ईटिंग हैबिट बेटर कर सकते थे, बट वो भी नहीं किया। तो सारी चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट है। अच्छा, मेनली प्रॉब्लम क्या रहती है? जैसे जेनेटिक्स वाले में बताया आपने कि अगर जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है तो फूड हैबिट्स आप इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ तो नहीं कर सकते। ये प्लस पॉइंट है कि अगर आप जैसे जेनेटिकली आप बाल्डनेस है, तो अगर डाइजेशन आपका गड़बड़ होगा तो और ज़्यादा जो है वर्स्ट लेवल पे जा सकती हैं वो चीज़ें। ये प्लस पॉइंट हो गया उसके कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेनली क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से ये अभी हो रही है? जैसे मेरे बाबा हैं, उनके अभी तक बाल यहाँ यहाँ पे, हम मेरे अभी से गिर गए, ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि एक तो ऑब्वियसली उनका जेनेटिक्स थोड़ा बेटर था हमसे। अच्छा। वो थोड़ा ब्लेस्ड थे। दूसरी बात, जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट था, जो उन्होंने खाना पीना खाया, अगेन सारी बातें ईटिंग हैबिट्स पे घूम के आ रही हैं, लाइफस्टाइल पे आ रही हैं। जो उन्होंने किया और जो हम कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। हम बचपन से ऐसा खाना खा रहे हैं, हम अभी भी दिन भर बाहर रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी खा लिया, मतलब लाइक पेट भरना हमारे लिए खाना इज़ लाइक पेट भरना, कि मैनेज हो गया, चल रहा है। पर उनके लिए वैसा नहीं था। वो न्यूट्रिशन वाली डाइट लेते थे सारी। कोई ऑब्वियसली कोई बैड हैबिट्स नहीं थी, एक्वायर्ड हैबिट्स नहीं थी। हमारे अंदर क्या है कि हम एक तो खाना प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, और उसके अलावा एक्वायर्ड हैबिट्स हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, और एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है वो तो है ही है। जी, ये एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा है क्योंकि उनको टेंशन ज़्यादा रहती है।
बिल्कुल हो सकता है। प्रेशर देखिए ज़्यादा आजकल रहता है। टेंशन पता है किसी एक के लिए नहीं कह सकते, हर इंसान को है। अच्छा। मेरा 6 साल का बेटा भी बोलता है उसको बहुत स्ट्रेस है, कभी कभी बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे मुंह से सुना है। तो अभी नहीं बोल सकते ऐसा किसी को कि पर्टिकुलर इंसान को बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो सबको है। कोई एक इंसान आपको मिले जो कहे कि मुझे मेरी लाइफ में टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। अभी वो किसी एस्पिरेंट्स आप बोल रहे हैं, या डॉक्टर बोलिए, इंजीनियर बोलिए, एमएनसी में काम करने वाला बोलिए, सबको है इक्वली। डू यू थिंक मैम कि ये जो मार्केट्स में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हेयर लॉस के लिए, डैंड्रफ के लिए, ये वर्क करते हैं? बहुत कंट्रोवर्शियल होगा वैसे इस बारे में बोलना तो, बट हाँ समाव थोड़ा बहुत वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वर्क नहीं करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। बट डिपेंड्स कि आप किस प्रॉब्लम के लिए किससे सजेशन लिया है, किस डॉक्टर को कंसल्ट किया है, क्या सजेशन आपने लिया, और किस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। ये जो मार्केट्स में है इसके लिए तो आई थिंक सजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जाते हैं हम शॉप से डायरेक्ट ले लेते ओवर हैं। द काउंटर जो प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, जैसे कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू सपोज आप कोई भी XYZ कंपनी का यूज़ कर रहे हो, उसको आप लगाते हो, तो अच्छा शैम्पू पॉसिबली कितनी देर तक रहता है स्कैल्प पे? 10-20 सेकेंड। तो 10-20 सेकेंड में कोई शैम्पू क्या मैजिक कर सकता है? हाँ सही बात है। नहीं कर सकता। तो शैम्पू का बेसिक काम सिर्फ क्लिनजिंग है, वो वही कर पाएगा। कोई ये क्लेम करे कि शैम्पू से हेयर ग्रोथ हो जाएगी, तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो अभी बहुत ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की हम बात कर ही नहीं सकते। वो आपकी ट्रीटमेंट को मैनेज करने के लिए अच्छे हो सकते हैं, कि कोई भी XYZ आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ हमने कंबाइंड थेरेपी में आपको कुछ दिया है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करिए, तो इट कुड बी मोर बेनिफिशियल। अदरवाइज सिर्फ एक प्रोडक्ट के भरोसे रहो आप कि ये लगाया और ये कुछ मैजिक हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैम जो आप थेरेपी वगैरह करते हैं उसमें ये ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स आते हैं ये सजेस्ट करते हैं लगाने के लिए? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको हम जो बताएंगे, जो सजेस्ट कर रहे हैं, आपको वो लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले लें जस्ट बिकॉज उसकी पैकेजिंग अच्छी थी, ब्रांडिंग अच्छी थी और नाम बड़ा फ्लैशी था तो इसलिए यूज़ कर लिया। इसलिए नहीं यूज़ करना है। आपको पहले पता होना चाहिए कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। अच्छा मैम, ये जो एक्ने और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है ये हर किसी को होती है कि सिर्फ किसी किसी में, मतलब स्पेसिफिक ही होता है? स्पेसिफिकली होता है, सबको तो नहीं होता कि मतलब जिसका जैसा स्किन का टेक्सचर है, मतलब ऐसा कह नहीं सकते कि सबको होता है, पर मोस्टली लोगों को होता है। अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ब्लैक हेड और वाइट हेड जो है वो ऐसे बनते हैं कि आपकी जो स्किन की सुपरफिशियल होती है लेयर जो होती है, विच इज सपोज टू शेड ऑफ नॉर्मली, जैसे हमारी स्किन की लेयर्स हैं वो निकलती रहती हैं, उनका एक अपना साइकिल होता है। बट समहाउ वो स्किन की लेयर अगर नहीं निकल पा रही है और जो नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है वो अगर उस लेयर के बीच में ट्रैप हो जाता है, ऑयल प्रोडक्शन हुआ, वो लेयर के बीच में ट्रैप हो गया, तो वो आपका वाइट हेड बन जाएगा। उसको भी थोड़े टाइम तक आप नहीं ट्रीट कर रहे हो तो वहीं पे ब्लैक हेड बन रहा है। बेसिकली वो एक सीबम या ऑयल प्रोडक्शन जो था वो उसको ट्रैप करके स्किन के अंदर वो बन जाता है। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनको होते भी हैं वो भी ट्रीट कर सकते हैं। किसी किसी को भाई नेचुरली जिसकी स्किन बहुत अच्छी है, अपने आप शेड ऑफ हो जा रही है, कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि मतलब निकले ऑटोमेटिक ही जो है ठीक हाँ, होगा? ऑटोमेटिकली अपने आप स्किन का एक साइकिल होता है कि उस साइकिल में वो अपने आप शेड ऑफ हो जाएगी। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, आपने पढ़ा होगा ना, RBC WBC, हाँ, इन सब की एक लाइफ होती है कि वो इतने टाइम में रिन्यू होते रहते हैं। तो जब वो जिस तरह से वो बन रहे हैं ना, इसी तरह स्किन के भी जो सेल्स हैं वो रिन्यू होती रहती हैं। जो नई सेल बनती रहती हैं तो पुरानी शेड ऑफ होती रहती हैं। जो हम ऐसे रब करते हैं स्किन निकलती है ना, दैट इज वो केराटिनाइज्ड लेयर होती है जिसको निकलना ही होता है। अच्छा मैम, ये जो पिंपल्स और ब्लैक हेड्स है इसका ट्रीटमेंट क्या, गुड हेल्थ और मतलब अगर आप अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो वो इसका ट्रीटमेंट है और समथिंग एल्स? देखिए डेफिनेटली अच्छा लाइफस्टाइल तो सब चीज़ों के लिए अच्छा है ही। अगर आपने अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया तो ये सारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो होंगी ही नहीं। बट समहाउ नहीं कर पा रहे हैं अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन, और कुछ कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, इस वजह से हो रहे हैं पिंपल्स या जो भी ब्लैक हेड वाइट हेड हैं। तो उनको अगर लाइफस्टाइल से सिर्फ मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। मैम जैसे कि अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करें पिंपल्स के लिए, तो अगर पिंपल्स हो जाता है तो घर में लोग कहते हैं कि साफ़ी ले लो, ये ब्लड प्योरीफाई कर देगा, उससे ठीक हो जाएगा। डज इट वर्क? इट मे वर्क, बट आई डोंट नो कितना काम करेगा वो। बिकॉज अगर सिर्फ उससे काम हो रहा होता
तो पहली बात हम लोग नहीं होते। और ये बहुत मेजर वो है कि इन सारी चीज़ों से हाँ डेफिनेटली वर्क करती होंगी, बट उसके लिए बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है। आप सालों साल लो तो उससे बेटर है ना कि आप अपना लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट ठीक कर लो। हाँ, सही बात है। बात तो वही है घूम फिर के कि आपका ब्लड जो प्योरीफाई होना चाहिए वो किस तरह से होगा। आप सिर्फ एक साफी के बेसिस पे नहीं कर पाओगे ना। ये साफी करता है ब्लड प्योरीफाई? अब उसके बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है। अच्छा। वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बातें बोलना कि वो करता है कि नहीं करता है। डेफिनेटली करता होगा, तभी इतने सालों से मार्केट में ये है। मैम आप हमें ऑफ द कैमरा बता देना। हाँ डेफिनेटली करता होगा, तभी मार्केट में इतने सालों से है। और वैसे मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मुझसे कहा हो कि मैंने इतने टाइम तक साफी लिया था या कोई भी XYZ प्रोडक्ट यूज़ किया था और उसके बाद मेरे एक्ने और स्किन इम्प्रूव हो गई। अच्छा, मैं समझ गया। डू यू बिलीव मैम कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनसे भी पिंपल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं? क्योंकि कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी किसी को हो सकती हैं। हर किसी की स्किन और बॉडी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, तो बिल्कुल हो सकता है। सबको नहीं हो सकता है, किसी किसी को हो सकता है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट मैम क्या रहता है इसके लिए कि एक्ने और पिंपल अगर हो गए तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? बेस्ट ट्रीटमेंट सबसे पहले ये है कि आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है। दूसरी बात, आपको एक प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा कि पहले फिगर आउट करें कि किस रीज़न से हो रहा है। देन देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स। एक्ने भी बहुत तरह के होते हैं, किस टाइप के एक्ने हैं, क्या रीज़न है उनका, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं जो कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके अकॉर्डिंगली अपने लिए सूटेबल जो प्लान हो वो बनवा सकते हैं। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान नहीं है जो हम बता पाएँ। मल्टीपल प्लान्स हैं, जैसे कि एक मेडिकेशन पे हम रख सकते हैं पेशेंट्स को, या इन क्लिनिक प्रोसीजर्स होते हैं जैसे पील्स हैं, लेज़र्स हैं, या और ज़्यादा एडवांस में जाते हैं तो हम एक्ने का साइकिल चेंज करते हैं, उसके लिए GFC है, PRP है, बहुत सारे मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा, जैसे मैम ये टीवी वगैरह में एड्स आते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश लगा लो, नीम फेस वॉश लगा लो तो ये अगले दिन ही ठीक हो जाएगा। क्या ये यूज़ करना चाहिए? ऐसा नहीं होता। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई प्रोडक्ट लगाया और अगले दिन तक ठीक हो जाएगा। उसमें दिखाते हैं ऐसे दैट्स अ फैंसी एड। पर अगेन हम किसी चीज़ को बुरा नहीं बोल सकते हैं तो इसलिए नहीं कहेंगे, बट दैट्स अ फैंसी थिंग ओनली। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि कुछ हो और अगले दिन तक ठीक हो जाए। तो बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि अगर आपको होता है तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। एग्जैक्टली, बस यही ऑप्शन है, कुछ और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, सो लेट्स मैम स्विच टू द बॉलीवुड वर्ड, ग्लैमरस वर्ड। कि जैसे आजकल सभी को अच्छा दिखना है, बेटर दिखना है सोशल मीडिया की वजह से और कई वजह से। बिकॉज पहले क्या होता था ना कि ये चीज़ें बॉलीवुड तक ही सीमित थी, लेकिन अब हर किसी को करना है, हर किसी को अच्छा दिखना है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? मतलब अगर बॉलीवुड जैसे सेलिब्रिटीज दिखते हैं, जैसे अब लुक वाइज उनका रहता है, तो उसके लिए बेटर क्या हमको यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले सबसे अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, फिर जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स हैं वो लेने चाहिए। सप्लीमेंट्स बहुत तरह के हैं, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिस एज में हैं आप, उस एज के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, जो कि आपकी स्किन, बॉडी, सारी चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, एस्थेटिक्स कुछ कॉमन होते हैं एस्थेटिक्स में अगर सिर्फ फेस की बात की जाए तो बहुत तरह से बॉलीवुड में तो बहुत तरह से चलता है। जैसे कि सिर्फ स्किन हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग के बारे में बात नहीं करते हैं, वो तो उन फीचर्स को भी आप अपनी फेशियल फीचर्स को चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं। सपोज आपकी नोज़ ब्रॉड है तो आप उसको स्लिम कर सकते हैं, फेस राउंड है तो उसको वी शेप कर सकते हैं, विच इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल सॉर्ट ऑफ फीचर। और आपके हेयर नहीं है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। सर्जिकली आप चीज़ें कर सकते हैं, नॉन सर्जिकली भी कर सकते हैं। लाइक आपके लिप्स पतले हैं, लिप्स को थोड़ा प्लम कर सकते हैं। ओवरऑल फीचर्स को इन्हांस कर सकते हैं, स्किन के टेक्सचर को इन्हांस कर सकते हैं, ब्यूटी को आप एक्वायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं है किसी चीज़ से तो नाउ यू कैन हैव इट। अच्छा मैम, फिलर और बोटॉक्स क्या होते हैं? ये दोनों अलग अलग होते हैं, सेम होता है? फिलर और बोटॉक्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। बोटॉक्स एक पोटेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि
एंटी एजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, वो एक तरह से मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जो हमारी लाइक जस्ट लाइक फॉरहेड की जो मसल्स हैं, जो ऐसे सपोज हम आईब्रोज रेज करते हैं, मैंने बोटॉक्स किया हुआ है तो मेरे रिंकल्स नहीं दिखेंगे। तो मतलब आईब्रोज को हम सपोज रेज करते हैं तो रिंकल्स आते हैं, लाइंस बनती हैं, तो वो नहीं बनते हैं उससे। उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं जो हमारी हाइपर एक्टिविटी की वजह से पर्टिकुलर चेंजेस आ गए हैं मसल में, जैसे कि रिंकल्स आने लगे हैं, फॉरहेड लाइंस, आइज के पास क्रोज फीट, ये सारे जो रिंकल्स हैं इनको हम बोटॉक्स से ट्रीट कर सकते हैं। और फिलर की जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग विच इज़ यूज फॉर फिलिंग। फिलर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पे उसे फिल कर सकते हैं। लाइक आपको चीक इन्हांस चाहिए, आप चीक पे फिल कर सकते हैं। आपको चिन थोड़ी इलोंगेटेड चाहिए, जैसा अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो, राजकुमार राव का बहुत हाइप हुआ था कि उन्होंने किसी मूवी के लिए अपना चिन एनहांस कराया है, क्योंकि उनका फेस थोड़ा स्क्वायरिश लगता था, बट ही वांटेड वी शेप। तो आप चिन इन्हांस कर सकते हैं। आपके लिप्स स्लिम हैं तो आप लिप्स को इन्हांस कर सकते हैं। आपके अंडर आई हॉलो है, बहुत ज़्यादा अच्छा गड्ढा टाइप का दिखता है, आप उसको फिल कर सकते हैं। तो फिलर जो है वो फिलिंग का काम करता है। बोटॉक्स जो है मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करता है, तो जो आपके रिंकल्स बन रहे हैं हाइपर एक्टिविटी की वजह से, वो रिंकल्स स्मूथ आउट हो जाते हैं। अच्छा, क्या प्रोसेस क्या रहता है इनको, मतलब फिलर्स ये वगैरह इंजेक्टेबल होते हैं, इंजेक्ट करना पड़ता है। जो बोटॉक्स होता है इट्स काइंड ऑफ लिक्विड, उसको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिन मसल्स में हमें रिक्वायरमेंट है उस मसल में इंजेक्ट करते हैं। और फिलर भी प्री फिल्ड सिरिंजेस होती हैं, अलग अलग टाइप के फिलर्स होते हैं, किस एरिया में कौन सा फिलर रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग फिलर जेल टाइप का सब्सटेंस होता है, उसको वहाँ फिल किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। अच्छा, ये मैम जो कई मैंने सेलिब्रिटीज देखे हैं तो लिप्स जो है वो थिक करा लेती है, ये फिलर्स की वजह, ये फिलर्स से होता है। अच्छा, फिलर से ही होता है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? देखिए, साइड इफेक्ट ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ये है कि आप ज़्यादा सुंदर दिखने लगेंगे और फिर आप बिन पहले वाले उस फॉर्म में रह नहीं पाएंगे। अच्छा। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कॉस्ट सेंसिटिव हैं। हाँ, श्योर। तो एक तो ये साइड इफ़ेक्ट है ही है कि जब आपने एक बार स्टार्ट किया तो फिर अच्छा दिखना तो सबको पसंद है, कोई बैक टू नॉर्मल नहीं जाना चाहता है। सेकेंडली, ये साइड इफ़ेक्ट मेजरली ये होता है कि जब लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ रुकना है, उन्हें लगता है कि और इन्हेंस कर सकते हैं और कर सकते हैं, तो वो रुकना नहीं चाहते हैं, तब वो साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि आपने लोगों के बॉलीवुड में ही अगर बात करें, बहुत लोगों के फेस देखे होंगे जो ओवर फिल्ड लगते हैं, लाइक बहुत ही बल्कि सा अजीब सा दिख रहा है, समझ आ रहा है कि आर्टिफिशियल है। तो वो है साइड इफेक्ट, जिसमें कि आपको पता नहीं था कि कितने पे रुकना है, या आपको किसी डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया कि कहाँ पे रुको। तो वो रुकना सही टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ को ओवर कर दोगे तो ओवर में तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। इवन बोटॉक्स आप मसल रिलैक्स करने के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर आपने उसको बहुत ओवर कर दिया तो पता चलेगा यहाँ की सब मसल्स फ्रीज हो जाएंगी, आपका कुछ जीरो एक्सप्रेशन हो जाएगा फेस पे। अच्छा। तो वो नहीं हमें करना होता है, बस यही साइड इफेक्ट है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई साइड इफेक्ट है इसका। ये फिलर्स की टाइमिंग क्या होती है, मतलब कितने दिन तक वर्क करता है, कितने टाइम बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है? फिलर अलग अलग फिलर की अलग अलग शेल्फ लाइफ होती है। जैसे जो थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी वाले होते हैं जो हम अंडर आई यूज़ करते हैं या लिप के लिए यूज़ करते हैं, वो आपके अराउंड 9 months to 1 year तक लास्ट करते हैं। जो थोड़े थिक होते हैं, चीक्स वाले, चिन वाले, नोज़ वाले, वो थोड़ा और ज़्यादा लास्ट करते हैं, अराउंड 1.5 year। बट फिर भी 1 year तक हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं फिलर की लाइफ। मैम, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड आई आस्क, तो मैंने एक टर्म सुना, गोइंग अंडर नाइफ। क्या होता है ये? गोइंग अंडर नाइफ का मतलब है जो अभी हमने बात की ना, अपनी फीचर्स को, फेशियल फीचर या बॉडी की फीचर्स को इन्हांस करना। सपोज किसी की नोज़ ब्रॉड है, उसको पतली चाहिए, तो वो सर्जिकली उसको चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो ये है, हाँ, सर्जिकल अंडर सर्जरी जाने को ही गोइंग अंडर नाइफ बोलते हैं। आईवी थेरेपी के बारे में सुना होगा मैम आपने, क्या होता है ये? आईवी थेरेपी जो होती हैं, पहले तो सिर्फ ग्लूटाथियोन चल रहा था, जस्ट लाइक जैसे आप नॉर्मल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एक ड्रिप लगती है, सिमिलरली वैसा ही होता है। बस उस ड्रिप में, नॉर्मल सलाइन में हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो। जैसे कि कोई गोरा होना चाहता है तो उसको गोरे होने के लिए हम ग्लूटाथियोन यूज़ करते हैं। अभी आजकल एनएडी आ गया है, एनएडी प्लस है हमारे पास, स्लिमिंग के लिए हैं आईवी थेरेपीज़। आईवी थेरेपीज़ मल्टीपल चीज़ों के लिए हैं, प्लेसेंटल थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी है, जिनको हम
नॉर्मल उस ड्रिप के थ्रू बॉडी में भेज सकते हैं, और वो इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि जो भी कुछ कंपाउंड है वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद उसकी अच्छी प्रोसेसिंग होती है और अच्छा इफेक्ट आता है ओवरऑल। ये ग्लूटाथियोन की पिल्स आती हैं, राइट? और अब तो इनकी क्रीम्स भी आने लगी हैं, तो ये वर्क करते हैं? हाँ, वर्क करते हैं। अच्छा, ओरल कोलेजन क्या होता है, डज इट वर्क? क्या होता है ना, आफ्टर एज ऑफ 20-25 हमारी बॉडी नेचुरली जो कोलेजन प्रोड्यूस करती है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि कोलेजन की वजह से ही हमारी स्किन, हेयर, इन सब का टेक्सचर होता है। जैसे आप देखो ना, स्टार्ट यंग एज में बहुत शाइनी प्लम स्किन दिखती है, फिर धीरे धीरे स्किन की शाइन और सारी चीज़ें चली जाती हैं, तो मतलब होता है ओवरऑल बॉडी का कोलेजन रिड्यूस हो रहा है। तो अब जो चीज़ बॉडी में रिड्यूस हो रही है जस्ट काइंड ऑफ सप्लीमेंट, हमारी बॉडी में नहीं बन रहा था तो हमने अलग से ले लिया, तो इट वर्क्स। ओके, सो टेल मी कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में बेचे जा रहे हैं और जिनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है, लेकिन वर्क उतना अच्छा नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ क्रीम्स आजकल आ रही हैं, डर्मा एब्रेजन क्रीम्स, वो डेफिनेटली काम नहीं करती हैं। सेकेंडली जो फेस वॉश हैं, फेयरनेस फेस वॉश, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। एंटी डेंड्रफ शैम्पू बिल्कुल काम नहीं करता है। उन सब के अपने अपने रीज़न है। डेंड्रफ वाले शैम्पू का तो मैंने बताया ना कि आप हार्डली 10 सेकेंड रखोगे, कोई चीज़ 10 सेकेंड में कैसे कुछ काम कर पाएगी। फेस वॉश आपको, आप कितनी देर फेस वॉश कर सकते हो पॉसिबली? 10-20 सेकेंड, 30 सेकेंड कर लोगे। उस 30 सेकेंड में किसी भी फेस वॉश से आपको ऐसा क्या मिल पाएगा आपकी स्किन को कि वो फेयरनेस हो जाए? ये हो गया। उसके अलावा हेयर ग्रोथ शैम्पूज, टोटल वेस्ट ऑफ मनी, उससे कुछ नहीं होता है। और और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये फेस वॉश मतलब नहीं लगाने चाहिए, यूज़ करने नहीं, बिल्कुल फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। फेस वॉश का काम है स्किन को क्लीन करना। फेस वॉश गोरा नहीं कर सकता आपको, फेस वॉश यंग नहीं बना सकता। फेस वॉश का काम था सिर्फ आपके जो एक्सेस ऑयल है, डर्ट है, डस्ट है, उसे रिमूव करना, बस इतना काम है फेस वॉश का। ये वो जो क्रीम्स आती हैं मार्केट में कि वो स्केल बन के आता है, एक दिन में इतने हो जाओगे, 2 दिन में इतने, 7 ऐसा दिन में नहीं जो होता है है। गोरे हो जाओगे। नहीं होता नहीं है, होता। नहीं होता है। उस कंपनी ने भी अपना ट्रेडमार्क चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया है इसी वजह से, बिकॉज ऐसा होता ही नहीं है। तो फेस योगा मैम काफ़ी ट्रेंड में है, इससे कोई फ़ायदा होता है? फेस योगा से होता है फ़ायदा, जैसा कि लोग बता रहे हैं, बट एक लिमिट में। जैसे कि आप बॉडी को अपनी, जैसे सपोज आप जिम में एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी बन जाती है, बट उसकी भी सर्टेन लिमिटेशन है ना, कि अब आपको बॉडी को उसके अकॉर्डिंग फूड देना पड़ रहा है, प्रोटीन देना पड़ रहा है, उसी हिसाब से आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं। तो फेस योगा में भी सेम है कि आपको इनिशियली, हाँ डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट दिखेगा, बट सिर्फ फेस योगा से नहीं मैनेज हो सकता कि आप पूरी एजिंग सोचो कि फेस योगा से मैनेज हो जाए, नहीं हो सकता। ओके, सो मैम आजकल ये जैसे क्या है ना कि ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत बड़ा मार्केट है, तो आपने देखा होगा कि फेस रोलर्स आते हैं, इनफैक्ट अलग अलग क्रिस्टल्स में आते हैं, आई अंडर आइज के लिए अलग हैं, फेस के लिए अलग हैं, वर्क करते हैं ये? फेस रोलर्स, ये जेड रोलर्स जो होते हैं, जो सर्कुलर होते हैं या मसाज के लिए होते हैं, वो सिर्फ मसाज के लिए हैं, थोड़े टाइम का रिलीफ देने के लिए, वो कुछ काम नहीं करते हैं। सपोज आपने कोई क्रीम लगाया और आप उसको फिंगर्स अपनी यूज़ करने के बदले आप उन रोलर्स के थ्रू उसको क्रीम को एब्जॉर्ब करा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो थोड़ा अच्छी फीलिंग आपको देंगे। लाइक सर्कुलर जो राउंड रोलर्स होते हैं उनको आप फ्रिज में रखने के बाद अंडर आई अगर अप्लाई करते हो तो उनका कोई काम नहीं है, जस्ट कि वो आइस होता है, ठंडा होता है, आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा होता है, वो सिर्फ एक फीलिंग आपको देने के लिए है, वो अदरवाइज उनका कुछ और काम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। एंटी एजिंग क्रीम्स जो आती हैं, डज दे वर्क? डेफिनेटली दे वर्क, बट अगेन विद व्हेन दे आर कंबाइंड विद ट्रीटमेंट्स। कई लोग मैम क्या है ना कि एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल का भी यूज़ करते हैं। आजकल 20-25 साल की जो एज में ही लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है इसका और ये वर्क करता है रेटिनॉल वगैरह? रेटिनॉल डेफिनेटली वर्क करता है। रेटिनॉल अलग अलग पोटेंसी में अवेलेबल है, आपके लिए क्या सूटेबल टाइप है वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। रेटिनॉल बेसिकली विटामिन ए का डेराइव्ड कंपाउंड है, जिसका काम होता है स्किन की मतलब सेल्स का टर्नओवर बढ़ाना, मतलब आपकी स्किन को रिन्यू करना।
तो ये 2025 के बाद करना चाहिए, पर कितना यूज़ करना चाहिए, किस पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत पोटेंट मॉलिक्यूल है और डेफिनेटली वर्क करता है। ये 25 एज के बाद ही यूज़ करना चाहिए, हाँ, उससे पहले? देखिए, आप अगेन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना कि आपका स्किन का टाइप क्या है, कैसी रिक्वायरमेंट है। बहुत से लोग 20 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में 30 साल जैसे दिख रहे हैं, 35 साल जैसे दिख रहे हैं, तो उनको जल्दी रिक्वायरमेंट है। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल होते हैं। जब अच्छा। 50 साल वाले 25 साल जैसे दिख रहे हैं, तो कुछ 25 वाले भी हैं हाँ, जो ऐसे 40 जैसे दिख रहे हैं। आप ऐसे हिट कर रहे बातें कि मैं मानने पे वही हो जा रहा हूँ कि हाँ, मानना हाँ, ही पड़ेगा। बिल्कुल होता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनकी एज 50 ईयर्स है और जो एकदम 30 से 1 साल ज़्यादा नहीं दिखते हैं। अच्छा मैम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आते हैं, उनके मैं नाम लूँगा और आप उनका वर्क बताइएगा मुझे कि उनका वर्क क्या रहता है। ठीक है। सो फर्स्ट इज हाइलोरिक एसिड। हाइलोरॉनिक एसिड जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। वन हाइलोरॉनिक एसिड का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब कि ये एक हाइलोरॉनिक है, उसके आसपास वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। जब हम उसको स्किन पे लगाते हैं तो वो हाइड्रेशन का काम करता है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके स्किन को हाइड्रेट करता है। या हम हाइलोरॉनिक जो इंजेक्ट करते हैं, फिलर्स जो होते हैं, वो हाइलोरॉनिक ही होते हैं। तो वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, स्किन को प्लम दिखाते हैं और हाइड्रेशन का काम करते हैं। इससे स्किन ग्लो करती है? स्किन जब हाइड्रेटेड है तो डेफिनेटली ग्लो करेगी। अच्छा, एक होता है मैम सैलिसिलिक एसिड, राइट? क्या होता है ये, इसका क्या वर्क होता है? सैलिसिलिक एसिड हम एक्ने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। सैलिसिलिक का काम होता है एक तो एंटीबैक्टीरियल, दूसरा सुपरफिशियल स्किन सेल को रिमूव करना, ये काम होता है उसका। एक अभी ट्रेंड में है मैम कि नियासिनमाइड। नाइसिनामाइड। हाँ, नाइसिनामाइड। और अभी एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें भुवन बाम ने भी बोल दिया कि ये यूज़ कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो डज दे वर्क? नाइसिनामाइड वर्क्स, बट ऐसा नहीं है कि आज यूज़ कर लो कल ठीक हो जाएगा। इट टेक्स टाइम। अगेन सारी चीज़ों को एक कंबाइंड इफेक्ट हमें देना पड़ता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लगाने से नहीं होगा कुछ भी। नाइसिनामाइड भी सेल टर्नओवर रेट बढ़ाता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, स्किन के टेक्सचर को रिमूव करता है, बट वो सिर्फ अकेले काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो अब आते हैं 7th स्टेप, स्किन केयर रूटीन पे। तो मैम आप बताइए कि बेस्ट प्रोसेस क्या है इसके लिए, किस वे में हम यूज़ करें और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें कि जिससे हमको बेस्ट रिजल्ट मिले। जो 7 स्टेप स्किन केयर है वो शुरू होता है ऐसे। सबसे पहले आपको करनी होती है ऑयल क्लिनजिंग। जैसे कि जो लोग मेकअप लगा रहे हैं या दिन भर बाहर रहते हैं तो बहुत सारा डस्ट लग गया होता है स्किन पे, या मेकअप होता है, तो सबसे पहले ऑयल क्लिनजिंग होती है। फिर उसके बाद नॉर्मल क्लिनजिंग होती है। लाइक अच्छा, नॉर्मल लोगों के लिए ये सारा प्रोसेस कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको समझना और मतलब अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसा करें, बट ये मैं बता रही हूँ सिंस आपने पूछा है। तो सबसे पहले होती है ऑयल क्लिनजिंग, जिसमें मेकअप या डस्ट जो भी है उसको क्लीन किया है। देन सेकेंडली नॉर्मल क्लिनजिंग। थर्ड पे जो आता है, थर्ड इज़ टोनिंग। टोनिंग हम कोई भी स्पेसिफिक टोनर यूज़ कर सकते हैं या आइस रोलिंग कर सकते हैं, वो भी टोनर का काम करता है। देन आता है सीरम। सीरम जो भी स्किन के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि हाइलोरॉनिक एसिड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो नाइसिनामाइड या सैलिसिलिक, जो भी रिक्वायर्ड है, जैसा स्किन का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सीरम। सेकेंडली मॉइस्चराइज़र, सॉरी सेकेंडली नहीं, ये शायद 4th स्टेप हो गया हमारा, नहीं 5th स्टेप हो गया मॉइस्चराइज़र। 6th में आता है आई क्रीम। 7th में आता है सनस्क्रीन। अच्छा, सनस्क्रीन लगानी सनस्क्रीन आपको दिन में लगानी है, बट अगर आप रात में हैं तो रात में आप कोई नाइट मास्क, या अब आजकल नाइट के लिए एलईडी मास्क भी आते हैं, कोलेजन मास्क आते हैं। ये है 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन। प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है सबके लिए, मेरे लिए भी नहीं होता है इतना सारी चीज़ें कर पाना। उसमें तो टाइम टेकिंग भी है, टाइम टेकिंग है, प्लस ऐसा नहीं है ना कि एक दिन करना है। हाँ। आपको ये चीज़ 2 बार करनी है दिन में। दिन में भी 2 बार? दिन में 2 बार करनी है ना, सुबह भी करना है, रात को भी करना है। तो प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर आपने मेकअप लगाया या आपको बहुत ज़्यादा डस्ट और डर्ट का एक्सपोजर आया तब तो डेफिनेटली करना चाहिए। अदरवाइज बेसिक स्किन केयर में आप डबल क्लिनजिंग कर सकते हैं, देन सीरम और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक सिंपल जो स्किन केयर रूटीन है, और स्किन केयर रूटीन बनाना भी उतना ही चाहिए जितना आप इजीली फॉलो कर पाओ, बिकॉज डिफरेंट टाइप के सीरम ले लेने से या टोनर ले लेने से सिर्फ उसको रखने से घर में कुछ नहीं होगा। अगर आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है।
मैम फेस वॉश के बाद सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए कि सीरम यूज़ करना चाहिए? अगर आप टोनर यूज़ कर रहे हैं तो टोनर, और फिर उसके बाद सिरम, और फिर मॉइस्चराइज़र। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि सनस्क्रीन के बारे में, तो ये सभी को यूज़ करनी चाहिए? हाँ डेफिनेटली सबको यूज़ करनी है, उसमें कोई फन बड्डी नहीं है, सनस्क्रीन करनी सभी ही को। करनी है, सबको करनी है यूज़। जैसे अभी कुछ जब सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं तो माइंड में आता है कि अगर हम धूप में निकल ही नहीं रहे हैं तो क्यों यूज़ करना? बट रेडिएशन तो सब जगह है ना, सनस्क्रीन सिर्फ सन रेज को प्रोटेक्शन नहीं दे रही है हमें, UVA UVB रेज सारी टाइप की रेज से हमें प्रोटेक्शन दे रही है। अब जो कुछ रेज होती हैं जो सन से आ रही हैं, कुछ तो हमारी ये सपोज ये सारी लाइट्स हैं, इन सब के थ्रू भी तो एक एक्सपोजर है ना। हम दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हैं, वेदर मोबाइल और लैपटॉप या टीवी, तो उन सब का भी रेडिएशन है, उन सब के लिए भी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो मतलब सबको यूज़ करना चाहिए, आप डेफिनेटली बाहर सबको निकले। यूज़ करना है, बाहर निकले चाहे घर में रहे, यूज़ करना ही करना है। मैम कोरियन ग्लास स्किन का एक अभी बहुत बड़ा ट्रेंड है। बहुत ग्लैमरस है वो, एकदम शीशे जैसी शक्ल दिखती है उनकी, और पीपल वांट दैट टाइप ऑफ स्किन। तो क्या रहता है उसमें कि मतलब अगर वैसी स्किन हमको पानी है तो क्या देखो ट्रीटमेंट फर्स्ट रहता ऑफ ऑल कोरियंस और हमारी स्किन में डिफरेंस है, उनकी जेनेटिकली वो शायद ब्लेस्ड है कि उनके स्किन का टेक्सचर जो है वो बहुत फाइन है। हमारी इंडियन स्किन जो है, हमारा टेक्सचर वैसा नहीं होता, और या तो ये कहिए कि हम बचपन से उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा रफ टेक्सचर होता है। तो रफ टेक्सचर को कोरियंस जितना स्मूथ बनाने के लिए, पोर लेस बनाने के लिए, पोर्स मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपनी स्किन केयर के लिए, तब जाके वो एक प्रॉपर ग्लोई ग्लास स्किन अचीव हो सकती है, और वो एक दिन में डेफिनेटली नहीं होती है। है? मैम अभी जैसे फेस के लिए दो और थेरेपीज हैं जो ट्रेंड में है। एक हो गया हाइड्रा फेशियल, और सेकेंड इज कि उसमें नाइट्रोजन मारते हैं फेस पे, इससे एक्ने वगैरह रिमूव हो जाते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट इट? क्या होता है वो? हाइड्रा फेशियल तो एक 11 स्टेप फेशियल है जिसको हम मशीन से करते हैं, पर्टिकुलर उसमें पर्टिकुलर सीरम्स होते हैं जिनको स्किन में इन्फ्यूज़ करते हैं, और एक अच्छा ग्लो अचीव करने के लिए करते हैं। जो नाइट्रोजन मारने वाली बात आप बोल रहे हैं वो उसमें करते हैं, जैसे सपोज एक्ने हैं आपको या स्किन वॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए नाइट्रोजन क्या करता है, लिक्विड नाइट्रोजन सेल्स को डेड कर देती है। वो पर्टिकुलर जो जहाँ पे आपने उसे फोकस किया है वो वहाँ की सेल्स को डेड कर देगी, वो स्किन वहाँ की शेड ऑफ हो जाएगी। बट ये कॉमनली तो ऐसा प्रैक्टिस नहीं होता है, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैंड चाहिए होता है जो प्रिसाइजली इस ट्रीटमेंट को वहीं पे करे जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है। बिकॉज सपोज एक्ने यहाँ था आपका, उसने कर दिया यहाँ, तो यहाँ की स्किन डेड हो जाएगी। तो थोड़ा रिस्की है वो प्रिसाइज, मतलब वो इतना कॉमन नहीं है, नाइट्रोजन इन्फ्यूजन बहुत कॉमन नहीं है, बट हाइड्रा फेशियल इज़ वेरी कॉमन प्रोसीजर, और बहुत अच्छा उसके बाद ग्लो आता है स्किन पे। इट्स जैसे आप बेसिक फेशियल सलोन्स में लेते हो उनसे डेफिनेटली बेटर होता है। मैम लोग हर वीक जो है फेस क्लीनअप कराते हैं, हर मंथ फेशियल कराने जाते हैं सलोन्स में, पार्लर्स में, जाना चाहिए उनको? मुझे तो नहीं लगता है कि वीकली आपको रिक्वायरमेंट होती है क्लीनिंग की। अगर आप बेसिक स्किन केयर प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो तो यू जस्ट नीड काइंड ऑफ मेंटेनेंस ओनली, जो आप मंथली एक सेशन ले सकते हो। और मंथली एक सेशन फेशियल का मतलब है क्लिनजिंग होना है बेसिकली। अगर आपने डेली नहीं किया है तो आप मंथली हाइड्रा फेशियल या इस टाइप की कोई चीज़ ले सकते हो जो मंथली बेसिस पे स्किन सेल का टर्नओवर जो है उसको मेंटेन रखे, हाइड्रेशन मेंटेन रखे, जो भी कुछ इम्प्योरिटीज, पिगमेंटेशन या एक्ने या मार्क्स जो भी हो रहे हैं उनको मेंटेन करें। तो वीकली तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, बट मंथली डेफिनेटली कराना चाहिए। अच्छा, ये जो ब्लैक हेड्स हैं इनको रिमूव करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका होता है क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स जो हम करते हैं, हाइड्रा फेशियल के थ्रू भी रिमूव करते हैं या केमिकल पील के थ्रू। तो ये एक प्लैंड एक्सफोलिएशन होता है। अगर आप स्क्रब यूज़ करते हैं तो दैट इज़ फिजिकल एक्सफोलिएशन। फिजिकल एक्सफोलिएशन में वो जो पार्टिकल्स होते हैं स्क्रब के या और चीज़ों के, वो स्किन को डैमेज करते हैं। तो स्किन को चाहिए एक प्लैंड एक्सफोलिएशन, कि हम प्लैंड वे में पर्टिकुलर सेल की लेयर निकालें, उसको रिमूव करें, और बेसिक स्किन केयर मेंटेन करनी होगी जो आपको घर पे आप करेंगे। अदरवाइज इन क्लिनिकल ट्रीटमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है, और उसके अलावा जो बाकी और फैंसी चीज़ें हैं उनको करने से कुछ रिलीफ होता नहीं है, वो रिकरेंस होता रहता है वाइट हेड और ब्लैक हेड का। तो फ़ायदा नहीं है कि कोई चीज़ आप ठीक करें और बार बार होती रहे, बेटर है कि उसको परमानेंटली ठीक करें। श्योर।
ये जो लोग हर वीक फेस मास्क लगाते हैं, क्ले वगैरह यूज़ करते हैं फेस पे, इनको यूज़ करना चाहिए? देखिए, फेस मास्क बेसिक हाइड्रेशन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। और जो भी मास्क हैं जो मतलब घर में हम लगा सकते हैं, डॉक्टर से ऑब्वियसली पूछने के बाद कि आपका स्किन टाइप क्या है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई हार्म है। ये क्ले वगैरह जो यूज़ करते हैं? क्ले में भी अलग अलग टाइप का क्ले है, और जैसे कि एक अगर कोई सिर्फ मुल्तानी मिट्टी यूज़ हाँ करना हाँ, चाहता है तो मैं वही पूछने चाह रहा था। मुल्तानी मिट्टी मुझे नहीं लगता कि सबकी स्किन के लिए सूटेबल होती है। किसी किसी की स्किन पे वो अच्छा बेनिफिट दे सकती है और किसी की स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर सकती है। तो आई डोंट थिंक कि वो सूटेबल है सबके लिए। अगर जिसको सूट करती है तो वो यूज़ कर सकता है। ये जो लाखों प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई फ्रूट बेस्ड है, कोई कोलेजन बेस्ड है, कोई स्किन की ग्लो के लिए है, ये वर्क करते हैं? वर्क करते हैं। स्किन केयर डेफिनेटली वर्क करता है, बट एक दिन में नहीं करता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और ये ट्रीटमेंट बेस्ड में नहीं वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं मेंटेनेंस थेरेपी की तरह, कि आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है फिर उसके बाद आप उसको मेंटेन कर रहे हैं घर पे। ये जो घर के नुस्खे होते हैं जैसे दादी लोग बताती हैं, डज दे वर्क? दे मे वर्क। अगर आपकी स्किन ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, तो काम कर सकता है। बट कुछ भी प्रॉब्लम है, एक्ने है या कुछ पिगमेंटेशन है, ये तो आई डोंट थिंक कि घर वाले नुस्खे काम कर सकते हैं। बट मतलब ज़रूरत पड़ेगी आपको कुछ और एडिशनल केयर की, सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। ओके, सो मैं आपको स्किन ट्रीटमेंट्स बताऊंगा, रैपिड फायर टाइप है ये, तो आप बताइए कि डज दे वर्क और नॉट। ओके। सो फर्स्ट वन इज यूवी स्किन लाइट जो आते हैं मास्क, फेस हाँ, इट मास्क, वर्क्स। वर्क करते हैं। इट वर्क्स। सो द नेक्स्ट वन इज बैरियर रिपेयर। बैरियर रिपेयर, इट वर्क्स। फूड बेस्ड जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पीच मिल्क हो गया, स्ट्रॉबेरी बेस्ड हो गया, ये सब वर्क करते हैं? आई डोंट नो। माइक्रो नीडलिंग माइक्रो नीडलिंग वर्क्स। वर्क करती है। मैम, टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि यूएसए का था, जिसमें और बहुत ही फेमस हो गया कि पीरियड ब्लड जो होता है वो फेस पे यूज़ करते हैं। तो हैव यू हर्ड इट? इट डजंट वर्क बिकॉज इट कंटेन्स म्यूकस, जो कि ऑब्वियसली स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको इरिटेशन, इरेप्शंस, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, कुछ मिथ्स हैं जैसे कि उनसे हमको लगता है कि दिक्कत हो सकती है। जैसे कि पहला मिथ ये है कि अगर मास्टरबेट करते हैं तो उससे पिंपल्स होते हैं। आई डोंट नो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? नहीं। बैड डाइट विल लीड टू एक्ने? यस। श्योर। देन एसपीएफ जितना ज़्यादा होगा सनस्क्रीन में उतना ही ज़्यादा बेटर होगी सनस्क्रीन? नहीं। नो। तो क्या रहता है एशियन इसमें? स्किन के हिसाब से हमें SPF डिसाइड करना पड़ता है। अभी हमारे एशियन स्किन में ना कुछ कुछ बहुत फेयर है, कुछ डार्क है, कुछ मीडियम टोन है, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट SPF वर्क करता है। पिंपल है तो उसे पॉप करके निकाल दो और नहीं पिंपल ठीक हो नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं है। करना नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं करना है। फेस स्क्रब जो है जिससे ज़्यादा हार्डली स्क्रब करोगे तो ब्लैक हेड्स चले जाते हैं। हाँ, ब्लैक हेड के साथ साथ स्किन भी चली जाएगी, सारा बैरियर रिपेयर भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। स्क्रब अगर माइल्ड यूज़ कर भी लिया तो वहाँ तक भी ठीक है, बट इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। नहीं तो ब्लैक हेड वाइट हेड के साथ साथ आपकी स्किन का मॉइस्चर और सारा ग्लो सब कुछ चला जाएगा। सनस्क्रीन हर इंसान को लगानी चाहिए। हाँ, जिसकी ऑयली स्किन है उसको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे रिंकल्स और फाइन लाइंस हट जाती हैं? नहीं, नहीं हटती। सिर्फ उसे हटती नहीं है, मेंटेन कर सकते हैं आप स्किन को, एक अच्छे फॉर्म में रख सकते हैं, बट वो उसको हटा नहीं सकते हैं। हटाने के लिए तो ट्रीटमेंट्स है ना। अच्छा, वो केवल हाइप है कि इससे हट जाएंगे? नहीं, हटेंगे नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं हट सकते ना। किसी क्रीम को लगाने से कैसे एजिंग रुक जाएगी? आप उसको लगा के स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव कर सकते हैं, बट इंटरनली जो एजिंग हो रही है, जो रिंकल्स आ रहे हैं, उसको यू कैन नॉट स्टॉप। मैम, हमारे मन में एक स्टीरियोटाइप रहता है हमेशा से, इनफैक्ट हर किसी के मन में रहता है कि जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट उतने बेहतर रिजल्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सपेंसिव हैं तो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सपेंसिव हैं और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज नहीं कर सकते। अभी एक ट्रेंड है जैसे कि हमको नेचुरल चीज़ें लगानी चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ें लगानी चाहिए, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
अगेन नेचुरल तो कुछ है ही नहीं ना, क्या चीज़ नेचुरल है? नेचुरल तो जो हम पानी पी रहे हैं वो भी नहीं है ना, वो भी हम आरओ या एक्वागार्ड का पी रहे हैं। तो अगेन वो भी नेचुरल नहीं है, तो नेचुरल कुछ बचा ही नहीं है ना। तो अब हमें देखना है कि जिसमें कम हार्मफुल केमिकल हो। नेचुरल और केमिकल पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतने पे जाना है जिस चीज़ में कम हार्मफुल केमिकल्स हो, क्योंकि एवरीथिंग इज केमिकल अराउंड अस। ये जो एयर भी है ना, ऑक्सीजन, दैट इज ऑल्सो केमिकल मॉलिक्यूल। बेस्ट सनस्क्रीन कौन सी है? हर अलग स्किन टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट सनस्क्रीन है। ऑयली स्किन वालों के लिए डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन वालों के लिए डिफरेंट है। तो एक पर्टिकुलर ऐसी नहीं है जिसको हम ये काउंट कर सकें कि ये बेस्ट है। डू यू फील दैट फेयरनेस क्रीम्स वर्क करती हैं? नहीं। नहीं करती वर्क। नहीं। मैम अभी एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड है, रील्स आपने भी देखी होंगी, कि वो जो बाउल में पानी है और आइस है उसमें फेस डुबा के रखते हैं 20-30 सेकंड तक। क्या होता है वो? जब आप आइस में फेस डिप करते हैं तो सडनली क्या होता है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड रश होता है, तो सडनली जो ब्लड रश हुआ है उसकी वजह से स्किन पे ग्लो आता है, जो पोर्स हैं वो आपके श्रिंक हो जाते हैं। तो ओवरऑल वो सिर्फ थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि वो मेंटेन रहता है। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट सडन आपको फ्रेश फील करना है या सडन आपको मेकअप लगाना है, तो उससे पहले जो स्किन प्रेपिंग होती है उसके लिए कर सकते हैं। वो काम करता है बट थोड़े टाइम के लिए। अब जैसे बहुत से लोगों के मन में स्टीरियोटाइप है कि चाय अगर पियेंगे तो काले हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, नहीं मैंने सुना भी कि जैसे कि बहुत से लोग जो है चाय में शुगर कम यूज़ करते हैं, उससे ग्लो ज़्यादा आएगा फेस। नहीं, ऐसा कुछ शुगर का एक अपना अलग वो है पार्ट। शुगर तो ओवरऑल बॉडी की सेल्स को डैमेज करता है, इसलिए लोग शुगर आजकल कम लेते हैं। बट शुगर से मतलब कंबाइन नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज मैं चाय में शुगर नहीं लेती हूँ, बट मैं अदरवाइज मीठा बहुत खा लेती हूँ। अच्छा। तो सारी चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते। और चाय पीने से काले डेफिनेटली नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काली नहीं हूँ और मैं दिन में 10-12 चाय पी लेती हूँ। व्हाट डू यू थिंक मैम कि एक नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट ऑन एन एवरेज कितना तक कमा लेता होगा? अरे ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, इसको तो हम नहीं आंसर कर सकते हैं। फिर भी नहीं बता नहीं दीजिए। नहीं, अच्छा। ये तो आंसर करना बड़ी गलत बात हो जाएगी, रेड पड़ जाएगी घर पे। मतलब ज़्यादा कमाते हैं? पता नहीं, बस ऐसा फैंसी लगता है लोगों को कि बहुत कमाते होंगे, पर ऐसा नहीं है। हाँ, बट ठीक ठाक है, जैसा सब प्रोफेशन में लोग कर रहे हैं उसी तरह ये भी है। ओके मैम, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में आपसे पूछूंगा मैम। जैसे कि डार्क सर्कल्स हैं तो अंडर आईज ही क्यों होते हैं वो? इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ की स्किन जो है वो नॉर्मल फेस की स्किन से थोड़ी थिन होती है, और बहुत वेस्कुलर एरिया होता है। वेस्कुलर का मतलब कि जो स्किन के अंदर वाली ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं ओवरऑल फेस के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा हमें वहाँ पे, और प्लस वो ऐसा एरिया होता है कि वो आँख के नीचे है, तो वैसे भी नेचुरली जो शेडोइंग होती है, लाइक आपकी आँख है और ये एरिया है, तो वो थोड़ा आइज का शेडो या फॉरहेड का, आईब्रोज का शेडो जो होता है वो पड़ता है। तो इसलिए वो एरिया हमें नॉर्मल फेस की स्किन से थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखता है। किसी किसी को, सबको नहीं होता है ऐसा, बट ऐसा नहीं है कि डार्कनेस सिर्फ वहीं होती है, लोगों के अराउंड द माउथ भी होती है, फॉरहेड पे भी होती है, अलग अलग पोर्शंस हो सकते हैं। रीज़न डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट आईज के अराउंड होने का कॉमन रीज़न यही है कि एक तो स्किन थिन होती है, और जो भी कुछ हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, जैसे मॉइस्चराइजर कर रहे हैं या सनस्क्रीन कर रहे हैं, हम इस एरिया को छोड़ ही देते हैं। तो वो एरिया जब छूट जाता है तो वो डिप्राइव रहा पहले से चीज़ों के लिए, और लास्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैम मोस्टली क्या होता है ना कि जैसे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके अपने क्लिनिक में ये लिखा रहता है कि ये ट्रीटमेंट ले लो, 3 दिन में या 20 दिन बाद आप एकदम स्लिम हो जाएंगे, कमर आपकी एकदम शेप में आ जाएगी। तो ये क्या रहता है, ये स्किन आपकी, और लिखते तो बहुत कुछ है कि आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी, तो ये वर्क करता है? देखो, बॉडी के लिए जो स्लिमिंग वाली बात की, स्लिमिंग वाले तो आई डोंट थिंक कि 2 या 3 दिन में कोई चीज़ आपको स्लिम कर सकती है। उनके कोर्सेज होते हैं 2 महीने, 3 महीने, 20 दिन। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जैसे आप इवन जिम भी जाते हो तो थोड़ा सा 1-2 महीने में तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ जाता है, अगर आप कोई पर्टिकुलर कोर्स फॉलो करते हो तो। और रही बात ये, आपने जो फेस के लिए बोला ना कि फेस में इतनी देर में चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली चेंज होता है। सपोज़ किसी की फीचर्स चेंज करनी है, हम फिलर्स या कोई चीज़ यूज़ करते हैं, या फेस लिफ्ट करना है, थ्रेड्स यूज़ करते हैं, तो वो इंस्टेंट इफेक्ट दिखता है। ओके मैम, कूल स्कल्पटिंग सुना है आपने, क्या होता है ये? कूल स्कल्पटिंग में क्या होता है कि जो फैट सेल्स होती हैं, लाइक टमी की या
थाइस की, हिप्स की, जहाँ की भी फैट सेल्स आप रिमूव करना चाहते हो, तो उन पर्टिकुलर एरिया की फैट सेल्स को फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं मसाज के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। तो ओवरऑल वो सेल्स को फ्रीज करके रिमूव करना है, तो वो स्लिमिंग के लिए यूज़ होता है। ओके मैम, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि जैसे अभी गर्मी आने वाली है, तो आप बेस्ट ट्रीटमेंट बताइए या बेस्ट प्रोडक्ट्स बता दीजिए जिससे कि अगर गर्मी में जो लोग जा रहे हैं बाहर ऑफिस वगैरह में निकलना पड़ता है रोड पे, तो उससे क्या है कि उनकी वो अपने बॉडी को, फेस को टैनिंग से और डल होने से बचा सकें। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है उसके लिए? गर्मी के लिए सबसे पहले तो आपको एक तो हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। अच्छे से पानी पिए, घर से पानी पी के निकलें, पानी ले के निकलें, ये सारी चीज़ें तो करनी है। स्किन केयर में क्या है कि आप जब मॉर्निंग में निकल रहे हैं तो अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट करिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है या कोई भी प्रॉब्लमैटिक भी है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके अकॉर्डिंगली जो आपके लिए सूटेबल टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र है वो लीजिए। और सनस्क्रीन तो बिल्कुल भूलना नहीं है। और थोड़े थोड़े टाइम में हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, पानी पीते रहना है, या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी में मेंटेन रखना है। उसके अलावा मंथली बेसिस पे आप हाइड्रेशन के लिए या ओवरऑल रिजुवनेशन के लिए ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली लेने चाहिए। और बेसिक स्किन केयर आपको रात में भी अपना नाइट रिजीम मेंटेन करना है। इतना आई थिंक एक इनफ है बेटर और अच्छी स्किन के लिए। बेस्ट सनस्क्रीन कुछ अगर बता दें आप। बेस्ट सनस्क्रीन अभी जैसे एक सनस्क्रीन है इस दिन, वो मुझे पसंद है। फिल्मेट की सनस्क्रीन है, सेटाफिल की है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हैं। लेकिन अगेन वो सब स्किन टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो प्रोडक्ट मुझे सूट कर रहा है मे बी आपको नहीं करे। और स्किन टाइप भी देखना पड़ेगा, टेक्सचर भी देखना पड़ेगा। किसी की एक्ने प्रोन स्किन है तो उसको जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगेगी। मेरी थोड़ी ड्राई स्किन है तो मुझे थोड़ा ऑयल कंटेंट वाली चलती है। तो सबका स्किन डिफरेंट है। बेस्ट सनस्क्रीन कोई एक नहीं है जिसका मैं नाम ले पाऊँ, डिफरेंट डिफरेंट है अलग तो अलग ये स्किन के हिसाब सनस्क्रीन के से। लिए भी पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आप किस टाइप का सनस्क्रीन लगाओ, या प्रीवियसली जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो ये बोलते हैं ना कि मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ तो मेरा वाइट कास्ट हो जाता है या ऑयली हो जाती है स्किन, वो इसलिए होती है क्योंकि आपको ठीक से पता नहीं है कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी है। तो उसके लिए आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम आपकी स्किन को चेक करके आपके लिए क्या सूटेबल प्रोडक्ट है वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली सबको लगाना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर थैंक यू। प्रीशियस टाइम। आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम शूट करेंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आप आए हमारे थैंक पॉडकास्ट। यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।